अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालॉजी का जो हमारा एक्सरसाइज का पार्ट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 12 हम लोग करने वाले हैं। सादृश्यता और अभ्यास के प्रश्न करने वाले हैं, जिसे भाग 12 का नाम हम लोगों ने दिया है। भाग 12 के अंदर अब तक हम लोगों ने वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन करे थे, अब हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिरकार एनालॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या या किस किस चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इसके बाद इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर हम लोग बात करेंगे कि कहां कहां से किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ एनालॉजी की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ एनालॉजी के अंदर सबसे पहली आती है वर्ड एनालॉजी, फिर आती है अल्फाबेट एनालॉजी, फिर आती है नंबर एनालॉजी, और फिर आती है लेटर एनालॉजी। तो इस तरीके से बेसिकली एनालॉजी को पढ़ने के लिए हमने 4 जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया है, या 4 आप टाइप्स कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली है शब्द सादृश्य, फिर वर्णमाला, फिर संख्या, और उसके बाद अक्षर संख्या पर आधारित सादृश्यता। तो हम लोगों ने अब तक वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को किया था। आज के इस सेशन में हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले 4 पार्ट जो होंगे वो अल्फाबेट एनालॉजी पर ही होंगे, जैसे कि अभी भाग 12 है, फिर 13, 14, 15। ठीक है, तो इसके आगे अगले 2-3 पार्ट जो होंगे, 3-4 पार्ट जो हैं, वो लगातार आपके अल्फाबेट एनालॉजी मतलब 12.2 से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्ड एनालॉजी के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि आखिरकार क्या चीज हमने इसके अंदर समझी थी। ठीक है, तो डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास एनालॉजी, सिमिलैरिटी या रिजेम्बलेंस, इन शब्दों के साथ में इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर बेसिकली आपको 4 तरीके की कोई भी चीजें दी जाएंगी। वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई भी 4 चीजें दी जाती हैं। तो पहले का संबंध जो दूसरे से होगा, पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, वही सेम रिलेशन थर्ड का फोर्थ से होगा। तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, पहले रिलेशन पता करना है और फिर उसके हिसाब से आपको एनालॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी थर्ड चीज पूछी गई है या जो भी फोर्थ चीज पूछी गई है, उसके ऊपर उसको हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो तत्वों के जोड़ों के बीच संबंध की पहचान करना, सबसे पहले तो पहचान करनी है भैया। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स एलिमेंट, और उसके बाद में अन्य जोड़ों को पूरा करना है। ठीक है, कंप्लीट द अदर पेयर्स। ठीक, चलिए तो बेसिकली अगर सबसे पहले यहां पर बात करी जाए तो हम लोग यहां पर वर्ड एनालॉजी की बात करते हैं, शब्द सादृश्य की। ठीक है, तो शब्द सादृश्य को पढ़ने के लिए वर्ड एनालॉजी की हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस को कर रखा है पहले। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हमने टोटल 7 जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया था, टाइप्स कह सकते हैं। एनालॉगियस पेयर कॉम्पिटिशन, एनालॉगियस पेयर सिलेक्शन, सिमिलर वर्ड सिलेक्शन, एनालॉजी डिटेक्शन, मल्टीपल वर्ड एनालॉजी, डबल एनालॉजी, और एनालॉजी बेस्ड ऑन द चूजिंग लेटर, मतलब अनुरूप जोड़ी पूर्णता, अनुरूप जोड़ी चयन, समान शब्द चयन, सादृश्यता की पहचान, बहु शब्द सादृश्य, दोहरा सादृश्य, और अक्षरों के चयन का सादृश्य। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं जिससे कि हमारा ये चीजें सारी क्लियर हो जाए। अब वर्ड्स के अंदर सबसे पहले जैसे समानार्थी शब्द या सिनोनिम, अब कौन कौन से रिलेशंस आपको मिल सकते हैं देखने के लिए वो भी समझ लेते हैं कि कौन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको रिलेशंस देखने को मिल सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कोशिश करी गई है कि वो यहाँ पर आपके सामने हम लोग रखें। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पर संबंध का प्रकार, जैसे समानार्थी शब्द या फिर सिनोनिम। ठीक है, समानार्थी को अगर मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, समान प्लस अर्थ जिसका एक जैसा अर्थ हो। ठीक है, तो समान अर्थ वाला। ठीक, इसके बाद विलोम शब्द आ जाते हैं काफी बार, एंटोनिम्स वर्ड आ जाते हैं। एंटोनिम का मतलब हो गया विलोम शब्द, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, इसके बाद देश और महाद्वीप के बारे में पूछ लेता है, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछ लेता है। देश और राजधानी के बारे में पूछ लेता है, कंट्री एंड कैपिटल्स के बारे में पूछा गया है। राज्य और राजधानी का रिलेशन आ सकता है, स्टेट एंड कैपिटल का।
देश और मुद्रा का रिलेशन आ सकता है, कंट्री एंड करेंसी का रिलेशन आ सकता है। इसके बाद देश और संसद का रिलेशन आ सकता है, मतलब कंट्री एंड पार्लियामेंट का रिलेशन आ सकता है। देश और नदी का रिलेशन आ सकता है, जिसे हम लोग कंट्री एंड रिवर का रिलेशन कहते हैं। जानवर और उनके बच्चे पूछे जा सकते हैं, एनिमल एंड देयर यंग वंस। इसके बाद जानवर, चीजें और उनके रखने का स्थान, एनिमल थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेसेस, कि उनको किस जगह पर रखा जाता है, इससे संबंधित भी आपसे रिश्ता पूछा जा सकता है। नर और मादा के बारे में, मेल है तो इसका फीमेल क्या होगा, इसके बारे में रिलेशन आ सकता है। कर्मी और उपकरण, क्या कर्मी है, क्या वर्कर है और क्या उसका टूल है, इससे भी रिलेशन आ जाता है। इसके बाद उत्पाद और कच्चा माल, कोई भी प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ वो किस कच्चे माल के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, ये चीज इसके अंदर आ जाती है, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। इसके बाद कर्मी और कार्यस्थल, वर्कर एंड देयर वर्किंग प्लेस, कौन सा वर्कर है और वो कहां पर काम करता है। इसके बाद मात्रा और इकाई, मतलब क्वांटिटी एंड यूनिट, क्या मात्रा है और उसकी क्या इकाई है। इसके बाद उपकरण और माप, मतलब इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, क्या उपकरण है उसके क्या मापने का हम लोग काम करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजरमेंट क्या किया जाएगा। इसके बाद उपकरण और क्रिया का संबंध, मतलब टूल एंड एक्शन, क्या टूल है और उससे क्या एक्शन होगा। अध्ययन और विषय, क्या स्टडी है और उसकी क्या टॉपिक है, ठीक है, पक्षी के लिए पक्षी विज्ञान है, कौन सा टॉपिक है और वो क्या स्टडी है, स्टडी एंड टॉपिक से रिलेटेड आ जाता है। व्यक्ति और निवास स्थान पर क्वेश्चन पूछ लेता है, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब वो कहां पर रहता है, ठीक है। इसके बाद खेल और खेलने का स्थान आ जाता है, गेम्स एंड प्लेइंग प्लेस, ठीक है। इसके बाद खेल और खिलाड़ी का संबंध आ जाता है, स्पोर्ट्स एंड प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। खेल और खेल की शर्तें आ जाती हैं, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। इसके बाद खेल और कप की ट्रॉफी, स्पोर्ट्स एंड कप की ट्रॉफीज के बारे में पूछ लेता है। जानवर और उनकी आवाजें, एनिमल एंड साउंड। देश और राष्ट्रीय खेल के बारे में आ जाता है, कंट्री एंड नेशनल गेम। देश और राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आ जाता है, मतलब कंट्री एंड नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये बेसिकली इतनी सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये भी काफी सारी चीजें, इसके अलावा ये संबंध तो है ही है, प्लस इसके अलावा कुछ और भी संबंध बन सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या क्या है, खेल और कप, पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास, राजनीति, कला और संस्कृति, भूगोल, सामाजिक तथ्य, स्मारक और प्रसिद्ध व्यक्तित्व। स्पोर्ट्स एंड कप्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और फेमस पर्सनैलिटीज, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग वर्णमाला की सादृश्यता को ही पढ़ने वाले हैं, या आगे अगले भी जो भी 2-3 पार्ट्स आएंगे, 3-4 पार्ट, 12, 13, 14, 15, इन सभी के अंदर हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी से ही क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये फिलहाल आप सीखिए, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब एक बात समझिए भाई, टोटल आपके 26 लेटर हैं। 26 लेटर्स के अंदर कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ होते हैं आपके वॉवल्स और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट, मतलब 5 होते हैं वॉवल्स और बाकी सारे हो गए 21 आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। मतलब कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करते टाइम। और क्या है, अल्फाबेट विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या उसका ऑर्डर है, किस नंबर पर वो आता है। जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, D4 पे, E5 पे। हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आता है, ताकि क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज याद और होनी चाहिए, जो कि है अपोजिट। कौन से लेटर का कौन सा अपोजिट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी है, इसके बाद एफ का अपोजिट यू है, जी का अपोजिट टी है, एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर है, जे का अपोजिट क्यू है, के का अपोजिट पी है, एल का अपोजिट ओ है और एम का अपोजिट एन है। तो एक तो अपोजिट्स क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए आपको, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड याद होना चाहिए,
अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन करने में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। ये वर्णमाला क्रम में उनकी स्थिति के साथ अक्षर दिखाए गए हैं और दूसरी टेबल के अंदर वर्णमाला क्रम में उनके विपरीत अक्षरों को दिखाया गया है। ठीक है, तो इजीली ये आपको याद कर लेने हैं ताकि क्वेश्चंस करने में हेल्प मिले आपको। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं यहीं पर नंबर एनालॉजी की बात कर लूं तो नंबर एनालॉजी के अंदर भी बेसिकली हमने इसको 4 जगह पर क्लासिफाई किया। जैसे जो भी आपको नंबर दिया हुआ है इसके जैसा नंबर छांटना, पहला टाइप ये हो गया, नंबर से रिलेटेड है सारा। इसके बाद सिमिलैरिटी के उसके जैसा कौन सा नंबर सेट में मिल रहा है। तो जब हम लोग नंबर्स के क्वेश्चन को करेंगे तब नंबर के बारे में हम लोग डेप्थ नॉलेज जरूर लेंगे। ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या क्या होता है, किस किस तरीके से नंबर्स का खेल चलेगा, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे जब नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है लेटर नंबर एनालॉजी, मतलब लेटर दिया है और प्लस नंबर दिया है, इन दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कैसे, अब जैसे ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, A1 लिखा है, B2 लिखा है, C3 लिखा है, तो जाहिर सी बात है अगले में क्या आएगा, D4 आएगा। मतलब नंबर और लेटर दोनों को मिला करके, भाई अल्फाबेट एनालॉजी में अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, नंबर एनालॉजी के अंदर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और इसके अंदर नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स करके तब क्वेश्चन आया। तो जैसे A1 लिखा गया, अब नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, B2 आ गया, C3 आ गया, तो जाहिर सी बात है D4 आएगा नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को क्या अप्रोच के साथ में हमें करना है या क्या चीज आएगी। और जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वर्ड एनालॉजी की हो, चाहे अल्फाबेट एनालॉजी की हो, चाहे लेटर की हो, चाहे नंबर की हो, किसी के भी हो, हर एक का फॉर्मेट यही रहता है कि एक आपको दिया जाता है, दूसरा भी दिया जाएगा, तीसरा, इस तरीके से 3 दिए जाते हैं, चौथे पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। मतलब वो एक क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी दे देता है, ज्यादातर पीछे ही लगा होता है, कभी कभार सेकंड या थर्ड नंबर पे भी दे देता है। तो जो रिलेशन फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन बनेगा, जो यहां से आप रिलेशन निकाल करके आएंगे, उसी सेम रिलेशन को आपको यहां पर उठा करके पुट कर देना है। आपने देखा यहां से ए में एक जोड़ रहा था, बी हो रहा था, तो यहां पर आप सी में एक जोड़ करके डी कर दिया आपने। आपने यहां देखा 1 है, 1 से 2 बना, तो यहां पर 3 से 4 बन गया। जो पहले से दूसरे का रिलेशन है वही तीसरे का चौथे से रिलेशन बनता है। तो इस तरीके से ये यहां पर क्वेश्चंस को किया जाता है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया है ताकि आपको आखिरकार समझ में आए कि एनालॉजी में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। अवधारणा पहले ही बता दे रहा हूं, 12.2। हाँ, अल्फाबेट के लिए 12.2 थी, 12.2 से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए, समझते हुए, समझदारी के साथ में क्वेश्चंस को करिएगा। समझदारी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्या बोला गया है, पहले पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में ये सिंबल दिया गया है कि बाईं ओर के दो पदों के बीच कुछ संबंध होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वही संबंध इनके दाएं ओर के दो पदों के बीच में भी होता है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न में एक पद या दो या तो दाईं ओर या बाईं ओर अनुपस्थित रहता है। बिल्कुल सही बात है, कहीं पर भी एक नंबर गायब किया जाता है। तो यह पद प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में दिया गया है, इस पद का पता लगाएं। ठीक है, बोला गया था इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेम रिलेशनशिप होल्ड्स बिटवीन द टू टर्म्स टू इट्स राइट। Also in each question, one terms either to the right of these points or to the left of it is missing. This term is given as one of the alternatives given below each question. Find out these terms. ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए पहले से ये GIKM से कैसे HJLN बनाया गया है। जो लॉजिक यहां पर लगेगा उसी लॉजिक को आप लोग PRTV के अंदर उठा करके अप्लाई कर देंगे। PYQ है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़े आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इत्मीनान से करिएगा समझते हुए। ठीक है, टेबल्स का ध्यान रखिएगा, जो टेबल मैंने आपको बताई है A से Z वाली, उसका बहुत ध्यान रखिएगा, उसको ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। वो टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, करिए।
देखते हैं क्या बोला गया। जैसा कि अवधारणा मैंने बोला कि आपको 12.2 के क्वेश्चन मिलेगा, 12.2 कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है। आपने देखा सबसे पहले हमें रिलेशन बताना होगा कि भाई GI की एम से HJLN कैसे बन रहा है। तो आपने देखा H में एक जोड़ा तो G में एक जोड़ा तो H, I में एक जोड़ा तो J, K में एक जोड़ा, M में एक जोड़ा, सब में एक एक जोड़ करके लिख दिया। अब ऐसे ही यहाँ पर होगा, P में एक जुड़ेगा, R में एक जुड़ेगा, T में एक जुड़ेगा, V में एक जुड़ेगा, सभी में एक एक जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो QSUW ये हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। सबके अंदर एक एक जोड़ करके और लिख दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। पहले से जो दूसरे में चेंजेस आ रहे होंगे, कभी एडिशन होगा, कभी सब्ट्रैक्शन होगा, कभी मल्टीप्लीकेशन होगा, कभी डिवीजन होगा, जो भी रिलेशनशिप बनेगा उसी सेम रिलेशनशिप को अगले नेक्स्ट थर्ड के अंदर अप्लाई कर देंगे, तो फोर्थ वाला हमको निकल के हमारे सामने आंसर के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर दोबारा से उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है। ऊपर का ये जो टर्म है ये फिर दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, जब तक सेम तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार ऊपर की चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि भाई एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है। तो भाई हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर आएंगे, अपने सीधे लॉजिक पर बात करेंगे कि क्या लॉजिक इसके अंदर लगना चाहिए। तो देखिए लिखा था EGIK से LJHF बनाया गया है, तो SUWY से क्या बन के तैयार होगा। चार ऑप्शंस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। जी चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए अवधारणा 12.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। आपने देखा यहाँ पर ई में एक जोड़ा एफ आया, लेकिन एफ उसी के नीचे ना लिख करके इन्होंने क्या किया, पीछे से लिखना शुरू किया। तो ई में एक जोड़ा तो एफ पीछे आ गया, जी में एक जोड़ा एच आ गया, आई में एक जोड़ा जे आ गया, के में एक जोड़ा तो एल आ गया, +1 करके इस तरीके से लिखा गया है। अब सिमिलर इसी चीज को हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। एस में एक जोड़ेंगे तो टी, यू में एक जोड़ेंगे तो वी, डब्ल्यू में एक जोड़ेंगे तो एक्स और वाई में एक जोड़ेंगे तो जेड। इस तरीके से ये बन गया। तो जेड एक्स वी टी इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है। ये देखिए फिर दोबारा से सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस चेंज किया गया, ऊपर की लाइन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा था UHCDN, देखो पहले क्या हो रहा था, 4 लेटर आ रहे थे, अब क्या हो गया 5 लेटर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बनाया गया वीडियो। अब इसमें पूछा गया OKZXDQ, अब इसके अंदर 6 आ गए। देखिए इसमें 5 से 5 दिए थे, आप ध्यान दीजिए अगर, तो शुरुआत वाले पहले वाले के अंदर 5 से 5 बन रहे हैं, वीडियो में 5 ही लेटर हैं, और UHCDN भी 5 ही लेटर है, तो 5 से 5 बन रहे थे। लेकिन जो जो क्वेश्चन हमें निकालना है, जिस पर हमें इसको पुट करना है, वो उसके अंदर लेटर टोटल 6 हैं, OKZXDQ। ठीक है, तो हमें यहाँ से लॉजिक पता करना है, उस लॉजिक को फिर आगे चल के हम लोग फिट करेंगे। ठीक है, चलिए, और ऑप्शन भी सारे 6 ही 6 वाले दे रखे हैं, तो 6 ही वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर आंसर पर बात करते हैं। जी चलिए देखो अवधारणा वही है, 12.2 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। UHCDN दिया था, सभी के अंदर हमने एक एक जोड़ा, यू में एक जोड़ा तो वी, एच में एक जोड़ा तो आई, सी में एक जोड़ा तो डी, डी में एक जोड़ा तो ई, एन में एक जोड़ा तो ओ। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी यही करेंगे। ओ के अंदर एक जोड़ा तो पी, के में एक जोड़ा तो एल, जेड में एक जोड़ा तो ए, एक्स में एक जोड़ा तो वाई, डी में एक जोड़ा तो ई और क्यू में एक जोड़ा तो आर। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेयर इसका बनके तैयार हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 5 थे लेकिन वहां पर 6 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि सबके अंदर एक जोड़ना था। तो अगर ये 6 की जगह 7 लेटर भी होते तो भी कोई परेशानी नहीं, मान लो इसके क्यू के बाद बी लिखा होता, तो हमें पता है भैया बी के अंदर एक जोड़ना है, सी हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है
कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको कम दिए जाएं लेटर्स, और फिर आंसर जो आपको निकालना हो उसके लिए आपको लेटर्स थोड़े बढ़ा दिए जाएं। और कभी इसका वाइस वर्सा भी हो जाता है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको ऑलरेडी जो दिया हुआ है उसके अंदर दिया गया है ज्यादा, और जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अंदर है कम। तो ये दोनों तरीके से तरीका अप्लाई करते हैं, वाइस वर्सा भी इसका हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, वही सेम अप्रोच 12.2 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 12.2 का मतलब हो गया अल्फाबेट एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन। क्या अब की बार देखिए, लेटर सिर्फ दो ही रह गए, MNOP QR। तो अगला क्या होना चाहिए, PR, TQ, ST या TV? ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और उसके बाद करिए जी। चलिए देखते हैं, ये देखिए भाई सिंपल सी बात थी, MN था, M के अंदर दो जोड़ा O आया, N में दो जोड़ा तो P आया, Q में दो जोड़ा तो S आया, और R में दो जोड़ा तो T आया। तो ST होगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब, जो कि C ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। अप्रोच वही लग रही है 12.2, और C ऑप्शन ST इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है C ऑप्शन, एकदम सही। नहीं तो एक तरीका ये भी था, M से N देखा, फिर N के बाद O आया, O के बाद P आया, फिर QR, तो R के बाद S और S के बाद T। ये भी एक तरीका था, इस तरीके से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते थे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है ये, क्या HNP से हमने JPR बनाया है, तो QRS से आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं KNO, STU, NQR और TZA। ठीक है, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। चलिए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखिए वही सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है। H के अंदर दो जोड़ा तो J आया, N में दो जोड़ा तो P आया, P में दो जोड़ा तो R आया। इसी तरीके से Q में दो जोड़ा तो S आया, R में दो जोड़ा तो T आया, और S में दो जोड़ा तो U आया। तो STU जो B ऑप्शन पे दिया हुआ है यही इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है STU, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, STU बिल्कुल सही, +2 करके आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या बोला गया था, CINQ से इन्होंने बनाया है EXPS, तो FRGS से क्या बन के तैयार होगा? ऑप्शंस आपको दिए हैं HTIU, HITU, ITJU या फिर HTUI। ठीक है, ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन टू यू, देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर जी। चलिए आइए देखें, देखें भाई सी में हमने दो जोड़ा तो ई आया, आई में दो जोड़ा तो के आया, एन में दो जोड़ा तो पी आया, और क्यू में दो जोड़ा तो एस आया। अब ऐसा ही हम लोग यहां पर कर देंगे, एफ में दो जोड़ेंगे तो एच, आर में दो जोड़ेंगे तो टी, जी में दो जोड़ेंगे तो आई, और एस में दो जोड़ेंगे तो यू। तो वही सेम अप्रोच 12.2 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया है, और HTIU ये इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर, आइए इस पर जरा नजर करते हैं। क्या लिखा हुआ था, BFG और इससे बनाया गया EIJ, पूछा गया है RVW से क्या बन के तैयार होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं UWY, UYZ, SWX या QUV। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी।
देखिए, वही सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन किया जाएगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 12.2 बी में 2 जोड़ेंगे, बी में 3 जोड़ेंगे तो ई आएगा, एफ में 3 जोड़ेंगे तो आई आएगा और जी में 3 जोड़ेंगे तो जे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर +3 कर लिया गया। अब इधर आइए, आर में 3 जोड़ा तो यू आया, वी में 3 जोड़ा तो वाई आया और डब्ल्यू में 3 जोड़ा तो ये आया, जेड आया। तो यू वाई जेड इसके लिए सही होगा और यू वाई जेड जो है वो बी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा यहां दे रखा होता है उसी प्रकार का यहां करना होता है, एज और सिमिलरली। एज का मतलब जैसा दे रखा है वो, और सिमिलरली मतलब उसी के जैसा हमने कर दिया, जैसा इसी प्रकार। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो दिया हुआ है, जो ए से बी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वही आपको सी से डी के अंदर चेंजेस करने हैं। दैट्स ऑल, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8th नंबर। क्या बोला गया था? ए सी पी क्यू और इससे इन्होंने बनाया है बी ई एस यू। फिर आगे बोला गया एम एन जी आई और उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं एन पी जे एल, दूसरा ऑप्शन है एन ओ जे एम, फिर बोला गया एन पी आई एल और फिर बोला गया एन पी जे एम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, देखें ये भी वही सेम अवधारणा 12.2 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया है। ए में 1 जोड़ा तो बी आया, सी में 2 जोड़ा तो ई आया, पी में 3 जोड़ा तो एस आया, क्यू में 4 जोड़ा तो यू आया। ऐसे ही एम में 1 जोड़ा तो एन, फिर एन में 2 जोड़ा तो पी, जी में 3 जोड़ा तो जे और आई में 4 जोड़ा तो एम। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल इसी सीक्वेंस में एडिशन चल रहा है। तो एन पी जे एम इसके लिए सही जवाब होगा और जो कि आपको डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन एनपीजेएम एकदम सही है इसके लिए, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है एनपीजेएम, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9th क्वेश्चन, देखें जरा इसमें क्या है। ट्यूलिप, लेटर्स दिए हुए थे TULIP, ट्यूलिप, और इससे बनाया है ZAROV। और क्वेश्चन पूछा गया कि स्काल्प का क्या होगा, SCALP का क्या बनेगा, HRIGV, YIGRV, PRIHV या VHPRG, क्या बनना चाहिए इसके लिए? देखिए एक बार, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, SSC के अंदर। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा जी। आइए देखें, देखें भाई, देखें ट्यूलिप ये लिखा, टी के अंदर मैंने 6 जोड़ा तो 26 आया, 21 के अंदर 6 जोड़ा तो 27 आता है, 27 कह लीजिए या ए कह लीजिए, बात एक ही है। आर में ये जो एल दिया था, एल में 6 जोड़ा तो आर आया, आई के अंदर 6 जोड़ा तो ओ आया और पी के अंदर 6 जोड़ा तो 22 आया, मतलब वी आया। तो ZAROV बनाया गया। अब जो +6 का फॉर्मेट यहां पर चल रहा है, यही +6 का फॉर्मेट हम लोग यहां लगाएंगे। एस में 6 जोड़ेंगे वाई आएगा, सी में 6 जोड़ेंगे आई आएगा, ए में 6 जोड़ेंगे जी आएगा, एल में 6 जोड़ेंगे आर आएगा और पी में 6 जोड़ेंगे तो वी आएगा। तो जो सही जवाब बना वो ना YIGRV, YIGRV, इसका मतलब बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। 12.2 अप्रोच के साथ में हमने क्वेश्चन को किया है और बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बना है, परफेक्ट आंसर बना है, राइट आंसर बना है। तो इसके लिए सही जवाब बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10th नंबर, क्या कह रहा है आइए समझते हैं। LMK से STR बनाया गया तो IJH से क्या बन के तैयार होगा? ठीक है, PYQ है ये भी, तो PQO बनेगा, YAZ बनेगा, VNM या फिर WXZ। तो सबसे पहले फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन निकालिए और जो भी रिलेशन आए उसको उठा करके थर्ड के अंदर पुट कर दीजिए। ठीक है, करें एक बार फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी।
आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। अप्रोच वही लगा रहे हैं, 12.2 अप्रोच लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया। एल में अगर मैं 7 ऐड कर रहा हूं तो एस आ रहा है, एम में अगर 7 ऐड कर रहा हूं तो टी आ रहा है, के अंदर 7 ऐड कर रहा हूं तो आर आ रहा है। ठीक है, तो +7 का फॉर्मेट इसके अंदर चल रहा है। अब यही +7 का फॉर्मेट मैं आगे भी चला लूंगा। आई के अंदर 7 जोड़ा तो पी आया, जे के अंदर 7 जोड़ा तो क्यू आया, और एच के अंदर 7 जोड़ा तो ओ आया। तो पी क्यू ओ इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ। तो ए ऑप्शन पी क्यू ओ एकदम इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है पी क्यू ओ, एकदम सही जवाब। ठीक है, बात समझ में आई किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11th नंबर। क्या कह रहे हैं समझिए। ए सी ई जी से आई के एम ओ बनाया गया है, तो पी आर टी वी से क्या बन के तैयार होगा। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्यू आर यू डब्ल्यू, जे एल एम पी, डब्ल्यू एक्स ए सी, या एक्स जेड बी टी। ठीक है, चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को किस तरीके से होना चाहिए, फिर इसके आंसर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, देखो ए सी ई जी दिया था, तो ए के अंदर 8 जोड़ा तो आई आया, सी में 8 जोड़ा तो के आया, ई में 8 जोड़ा तो एम आया, और जी में 8 जोड़ा तो ओ आया। ठीक है, तो आई के एम ओ इस तरीके से बनाया गया। +8 का फॉर्मेटिंग इसके अंदर चल रही है, लॉजिक जो चल रहा है वो +8 वाला चल रहा है। तो जाहिर सी बात है बाकियों के अंदर भी मैं +8 करूंगा। तो पी के अंदर +8 किया तो एक्स आया, ठीक। आर में +8 किया तो जेड आया, टी में +8 किया तो बी आया, बी का मतलब 28 नंबर पे कह लीजिए या 2 नंबर पे कह लीजिए, और वी के अंदर 8 जोड़ा तो 4 कह लीजिए या 30 ही कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो एक्स जेड बी डी इसके लिए बिल्कुल सही है, एक्स जेड बी डी, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। देखो ये किस तरीके से होता है, ये 2/28 क्यों लिखा गया, मैं आपको इसका रीजन भी समझा देता हूं। जैसे टी के अंदर मुझे 8 जोड़ना, तो टी के अंदर अगर मान लीजिए मैं पहले 6 जोड़ता हूं तो क्या आता है जेड। अब जेड में 2 और जोड़ना है, तो जेड के अंदर जब मुझे 2 जोड़ना होगा, ठीक है, तो 2 जोड़ने के लिए वापस अब अगला अल्फाबेट तो मेरे पास है नहीं है, तो मैं क्या करता हूं वापस अल्फाबेट वहीं से ही शुरू कर लेता हूं। मतलब ए को कर लेता हूं 27 नंबर पे, बी को 28 नंबर पे, सी को 29 नंबर पे, डी को 30 नंबर पे, इसीलिए इसको इस तरीके से नंबरिंग दे दी जाती है। ठीक है, तो वापस अल्फाबेट वहीं से ही शुरू हो जाते हैं फिर दोबारा से। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेटिंग इसकी चलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12th नंबर। क्या ए बी सी डी ई से बनाया गया एफ जी एच आई जे, अब पूछा गया है पी क्यू आर एस टी से नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ऑप्शंस दिए थे टी एस आर क्यू पी, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई, के एल एम एन ओ, या फिर ईडीसी बी ए। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। भाई ए बी सी डी ई लिखा था, तो उसके बाद में एफ जी एच आई जे, तो मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट से ही स्टार्ट कर दिया गया। अब इधर पी क्यू आर एस टी, तो टी के तुरंत बाद यहां से लेटर से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इसके लिए सही होगा, जो कि बी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ। क्या लिखा है, पहले और दूसरे भाग के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में क्रमिक अक्षर हैं। लेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट्स आर कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कॉन्जिक्यूटिव के बाद का मतलब होता है नेक्स्ट पे ही दिए हुए हैं। ठीक है, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन आया है, क्या बोल रहा है आइए देखें। क्यू टी यू लिखा हुआ था और इससे इन्होंने बनाया आई एल एम, फिर आगे दिया था बी ई एफ, और इससे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क दिया है। ऑप्शंस दिए गए थे पी एस जेड, सी एफ एच, डब्ल्यू जेड ए, या फिर यू एक्स बी। ठीक है, देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं।
आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। अवधारणा 12.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया है। क्यू में 3 जोड़ा तो टी आया, टी में 1 जोड़ा तो यू आया, ठीक है। आई में 3 जोड़ा तो एल आया, एल में 1 जोड़ा तो एम आया, ठीक है। तो +3 +1, फिर दोबारा से +3 तो +1। अब इसी तरीके से आगे भी करेंगे। बी से ई के अंदर +3 किया, फिर ई से एफ के लिए +1 किया। अब ऐसे ही क्या होगा आगे, फिर दोबारा से इसी तरीके से डब्ल्यू से जेड में +3 और जेड से ए के अंदर +1। तो +3 +1 डब्ल्यू जेड ए बिल्कुल इसके लिए सही है, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर विराजमान है, दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मुलाकात होती है आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।